हेलो तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम विशाल प्रजापति है। मैं आपका माइंड ट्रैक 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपको पता होगा कि सर्दियों का मौसम आ चुका है, ठीक है ना। और अपनी जो तैयारी है बिल्कुल अच्छे तरीके से कंटिन्यू रहनी चाहिए, क्योंकि अपना एग्जाम कुछ छंदों के बाद है, लगभग 3 4 5 या महीने कुछ ऐसे ही बचेंगे। क्योंकि अपने को क्या है, जो अपना सिलेबस है ना, वो उस टाइम से पहले ही पूरा करना पड़ता है, जिससे कि अपन को क्या रिवीजन करने के लिए टाइम मिल जाता है। आपको पता होगा जो अपनी क्लासेस चल रही हैं वो किसके संबंध में चल रही हैं, हिंदी साहित्य के में, ठीक है। हिंदी साहित्य के बारे में अपन कुछ पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें से अपनी 3 4 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। जो आज की क्लास है वो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं अपन। और आपको पता होना चाहिए जो अपना कौन सा मॉडर्न चल रहा है, अपना चल रहा है साहित्य के अंदर, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंदर चल रहा है अपना। जो उसके प्रमुख ग्रंथ हैं, किसके, हिंदी साहित्य के प्राचीन ग्रंथ, जिसमें से लगभग अपन 3 4 ग्रंथ कंप्लीट कर चुके हैं। और आज जो ग्रंथ होने वाले हैं वो अपन पूरे कर लेंगे, ठीक है। फिर जो अगली क्लास आएंगी अपनी, उसके बाद अपन क्या देखेंगे, उसका काल विभाजन, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करूंगे आज अपना टॉपिक को डालते हैं। पहले क्या है तो सुनो, टॉपिक है अपना, जो अपना टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास चल रहा है। और इसमें से लगभग अपन ने गारसदा तासी का, है ना, मॉडर्न वाला माता का अपन ने कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद जो अपना पॉइंट होने वाला है वो होगा लगभग शायद अपना चौथा है, ठीक है। ग्रंथ संख्या अपने देख लेना कौन सा है, 4 नंबर का, ठीक है ना। क्योंकि पहला कौन सा था, गारसदा तासी का हो गया। इसके बाद शिव सिंह सेंगर का वो हो गया, जिसका नाम क्या था, शिव सिंह सरोज के नाम से। तीसरा घासीदा तासी का क्या बोलते हैं, अपना ग्रायसन का हो गया है, ठीक है ना। और चौथा आज है मिश्र बंधु वाला, ठीक है। तो इसका नाम है, मैं रचना का नाम लिख देता हूं। पहला है मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु विनोद, ये रचना है भाई, ठीक है। और इस रचना का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1913 के अंदर, ठीक है। 1913 की ईस्वी में हुआ है। जो इसके लेखक हैं वो इसके 3 भाई हैं, जिसका नाम आप किस नाम से जानते हैं, मिश्र बंधु के नाम से, मिश्र बंधु। ये बधु लिख गया है ना, इसको क्या छोटे की मात्रा करना है आपको। मिश्र बंधु, अगर आप मिश्र बंधु की बात करते हैं तो देखो मिश्र बंधु को थोड़ा सा अपन जान लेते हैं हल्का सा, ठीक है। तो सबसे पहले ये 3 भाई हैं। इसमें अगर अपन बात करेंगे मिश्र बंधु, बंधु का मतलब होता है दोस्त, या उसके जो ग्रुप होता है ना, फिलहाल तो आप जिसके रूप में पढ़ेंगे वो क्या है, ग्रुप। मतलब 3 भाइयों का अपना एक ग्रुप है, ठीक है। तीनों भाई मतलब एक जगह काम करते हैं, किस पे, मिश्र बंधु विनोद पे, ठीक है। इसी के नाम से इनका नाम पड़ गया मिश्र बंधु, क्योंकि 3 भाई हैं, तीनों कहाँ के, ये अलग स्थान के, ये है इटौजा लखनऊ के, ठीक है। अगर इनके निवास के स्थान की बात कर लें, निवास, तो इनका निवास स्थान है इटौजा, इटौजा। और इटौजा कहां पड़ता है, लखनऊ में, ये लखनऊ के अंदर है, ठीक है ना। अगर इनकी बात करें तो इसमें कितने व्यक्ति हैं, 3। तो 3 भाई कौन कौन से, पहला है, मैं आपको लिखाऊंगा, बाद में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर अपन बात करते हैं नंबर 1, श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, ठीक है। दूसरा है सुखदेव मिश्र, सुखदेव मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, ठीक है। इन तीनों भाइयों के पीछे बिहारी जरूर लिखा रहेगा, बिहारी मिश्र। तीसरा है गणपत, या इसका दूसरा नाम अपन किस नाम से जानते हैं, गणेश के नाम से, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं अपन गणपत या गणेश। तो दूसरा नाम अपन लिखेंगे इसमें, क्योंकि दूसरा नाम ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है इसका। तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, गणेश बिहारी मिश्र के नाम से, गणेश बिहारी मिश्र। तो सुनो, इनके नाम से पहले कुछ उपाधियां हैं जो इनके नाम में ही जुड़ी हुई रहेंगी। तो जैसे कि आगे जो अपन नाम लिखते हैं एग्जाम्पल में, जो सरनेम होता है, सरनेम को अपन कहाँ लिखते हैं,
सरनेम मतलब उसके पीछे लेकर जाने वाला नाम, जिसमें अपन गोत या कई जगह के लेखकों का अपन देखेंगे, जैसे कि कुछ लेखक होते हैं वो अपने नाम के अपने नाम के साथ क्या लगाते हैं, अपने गांव का या अपने क्षेत्र विशेष का नाम लगते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नाम होते हैं, जैसे कि तो इनके क्या है, अपन सरनेम तो नहीं है, सरनेम तो सेम ही है, पर जो आगे कुछ राजा महाराजाओं के रूप में इन्होंने कार्य किया है, मतलब दरबार के रूप में कार्य किया है, जैसे कवि होते हैं जो दरबारी राजाओं के अंदर होते हैं, तो उनको कुछ उपाधियां मिलती हैं। तो ऐसे ही इनको उपाधियां मिली है। इसको मिली है सबसे पहले जो श्याम बिहारी मिश्र है, इसको मिला है राव राजा की, ठीक है, राव राजा की इसको उपाधि है। तो इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम हो जाता है राव राजा श्याम बिहारी मिश्र। अगर इसकी बात करते हैं सेकंड नंबर वाले की, इसको साइड में ले लेते हैं, ठीक है ना, क्रम को, जिससे कि आपने कहा जगह ज्यादा बचेगी। अगर इसकी बात कर लेते हैं, और ये है तीसरे वाले को मिलती है पंडित की उपाधि, पंडित गणेश बिहारी मिश्र। और इसकी मिलती है राय बहादुर की, किसको, सेकंड नंबर वाले को, राय बहादुर। इसको थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं, क्योंकि अपने पास इसकी क्या है, जगह कम पड़ेगी, है ना। राय बहादुर, ठीक है, राय बहादुर सुखदेव मिश्र, ये तीन है। और तीनों का ही मतलब अपना ग्रुप है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, मिश्र बंधु के नाम से, ठीक है। तो मिश्र बंधु इनकी रचना है, और इसका जो प्रकाशन हुआ है 2 भागों में हुआ है, ठीक है। कितने भागों में, 2 भागों में। अगर इस पर चर्चा कर लेते हैं हम फर्स्ट, तो इसका जो प्रकाशन हुआ है, प्रकाशन, तो इसका प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। और 2 भाग कौन से हैं, एक तो हुआ था 1913 के अंदर, और इसका दूसरा जो प्रकाशन हुआ है सेकंड वाला, अगर इसको लिख देता हूं, ये फर्स्ट वाला है, प्रथम, ठीक है, प्रथम प्रकाशन। और अगर सेकंड की बात कर लेते हैं, सेकंड प्रकाशन जो इसका हुआ है वो हुआ है 1934 में। तो ये कौन सा है, दूसरा प्रकाशन। अगर अपन बात करते हैं थोड़ी सी एक चर्चा के बारे में, तो सुनिए, छोटी सी एक चर्चा है इसमें। अगर अपन बात कर लेते हैं कि 1913 में प्रकाशन हुआ है, तो विष्णु, ये कौन सा है, मिश्र बंधु विनोद, ये विनोद है ना, विनोद, जय लिख गया गलती से, विनोद, मिश्र बंधु विनोद। तो सुनो, इसका जो पहला प्रकाशन हुआ था 1913 में, और सेकंड प्रकाशन इसका कब हुआ है, 1934 के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेसिक डिटेल है और ये अपन शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या घटना हुई थी, अगर भाई दोनों का प्रकाशन का समय लिखना चाहिए, या आप सोच रहे होंगे अगर दोनों बार प्रकाशन हुआ है तो ऐसा नहीं हो सकता। जब किसी व्यक्ति की कोई रचना एकदम से, जैसे कि उसने रचना लिखी, ठीक है, जैसे कि आपने 2 साल के अंदर लिखी है, 3 साल के अंदर लिखी है, जैसे ही आप उसका प्रकाशन करेंगे, ठीक है, तो वो रचना यदि आपकी आधी है या पूरी कंप्लीट हो चुकी है, समझ रहे हैं ना। यदि आपकी जिस स्थिति में रचना है और इसमें, है ना, और उसी का प्रकाशन समय माना जाएगा, जैसे ही आपने उसको प्रेस करवाया या छपवा लिया, प्रकाशित किया है, ठीक है, पब्लिक जैसे करेंगे वही रचना का समय वैलिड माना जाएगा। इन्होंने जो सेकंड रचना है इसके मतलब पूरा किया था इस काल को, इस वाले जो रचना है इसको जो पूरा करने का ये 1934 में। और इसके बीच में अगर अपन देखें तो सोच के देखो, 13 से 34 तक के लगभग कम से कम 20 साल का ऊपर इस समय हो जाता है। तो इसके बीच में और भी व्यक्ति आए होंगे, ये भी आप सोच रहे होंगे, तो सीधी स्वाभाविक बात है। तो इसकी जो वैलिड रचना मानी जाएगी, अगर आपसे पूछे कि मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन का समय कितना है, अगर आपको 34 दिख रहा है और 13 नहीं है, तो आप 34 को वैलिड कर देना, वरना 13 तो इसकी मुख्य है, ठीक है, समझ गए। इसके बाद अपन देख लेते हैं आगे की ओर, ये हो गया इसका प्रकाशन। तो ये है मिश्र बंधु का सबसे भारी ग्रंथ, इसको कहा गया है, तो मैं लिख देता हूं। तो इसको कहा तो बाद में जाएगा, अपन इसकी क्या कवि वगैरह की संख्या वो देखते हैं, ठीक है ना, कि इसमें कवियों की संख्या कितनी है, क्या स्थिति है, क्या नहीं है, आपको याद रखना है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं एक और चीज लिखा दूंगा, देखो इसका दो भागों में प्रकाशन हुआ, प्रथम प्रकाशन और द्वितीय प्रकाशन या दूसरा प्रकाशन, ठीक है। इसमें 3 संरचनाएं, चलो इसको यही लिख देते हैं, देखो यही लिख रहा 1913 में इसके तीन भाग, इसके टोटल 4 भाग है भाई, ठीक है ना। तो 1913 के अंदर 3 भाग प्रकाशित हुए, 3 भाग प्रकाशित
हुए तथा चौथा भाग का प्रकाशन ठीक है, प्रकाशन 1934 में किया। समझे भाई मेरी बात, आपको समझ में आ गई ना। 1913 के अंदर तो इन्होंने इसका प्रकाशन किया था, और जिसमें से इसके कितने भाग थे, इसके 4 भाग बने। किसके? इस रचना के 4 भाग प्रकाशित हुए। तो 3 भागों का जो प्रकाशन हुआ था मुख्य रूप से, वो 1913 के अंदर आएगी। अगर आपसे वैलिड डेट पूछी जाए तो आपको याद रखना है, तो प्रमाणिकता डेट आप किसको बताएंगे? 1913 को, ठीक है ना। पर इसका अगर चौथा प्रकाशन पूछ ले कि भाई चौथा प्रकाशन कब आया, उसके 3 प्रकाशन कब आए, तो चौथा प्रकाशन आपके सामने 1934 में, और तीसरा प्रकाशन जो अपना हो जाएगा वो किसके अंदर हो जाएगा? 1913 के अंदर। यहां तक समझ में आया। अगर अपन बात कर लेते हैं इसके कवियों की संख्या, तो इन्होंने कवियों की जो संख्या मानी है, कवि, तो अगर इनकी कवियों की संख्या देखें तो देखो, कवियों की जो वास्तविक संख्या है, यहां लिख दूं वास्तविक को आपको ब्रैकेट में करना है, क्योंकि वास्तविक नहीं पूछी जाती है, क्योंकि लगभग आपसे पूछी जाती है। तो 4551 कवि हैं इसमें, 4551। और आपको मैंने क्या बोला, लगभग वाली पूछी जाएगी, तो इसका लगभग बात देख लेते हैं। लगभग आपको लिखना है लगभग, ठीक है। तो लगभग कवि हैं इसमें कितने? टोटल 5000। समझ गए। अगर इसके अंदर अपन पृष्ठों की संख्या पूछ लें कि इसमें पृष्ठ को अपन क्या बोलते हैं हिंदी में? पेज। तो पेजों की अगर संख्या पूछें कि पेजों की संख्या कितनी है, तो पेजों की इसकी संख्या हो जाएगी 2250, ठीक है। 2250 इसमें जो ग्रंथ है इसमें कितना पेज है? 2250 पेज है, ठीक है। और इसमें कवियों को कितना बताए? 5000 कवि बताएं। अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई कवियों की संख्या बताओ, मिश्र बंधु विनोद के अंदर कवियों की कितनी संख्या है, तो आपको बतानी 5000। एक्यूरेट तो नहीं पूछता है, पर अपने को क्या है, अगर आप बड़ी तैयारी करेंगे जैसे कि नेट वगैरह की या और कुछ करते हैं, तो उसमें क्या है, अगर एक्यूरेट आ जाता है तो उसमें कार्य ली जाता है इसका। समझ गए। तो यहाँ तक ये छोटा सा भूमिका आपको समझ में आ गई होगी मिश्र बंधु विनोद की। इसके बाद अगर अपन आगे जानेंगे तो इसका काल विभाजन को जानेंगे, और साथ में इसके कुछ अन्य फैक्ट्स हो जानेंगे। तो इसको उतार लीजिए यहाँ तक, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे भाई, ठीक है। तो उतारो आप। कैमरा अपना सही चल रहा है ना? ये लाइट तो नहीं आ रही ज्यादा? ठीक है। ठीक है भाई, है ना। ये अपना का है जिससे कि जो अपना बोर्ड है ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसकी जो लाइट है वो किस पे जाती है? बोर्ड पे जाती है, ठीक है। चलो इसको ऑफ ही कर देते हैं जिससे ये सही रहेगा, ठीक है। उतार लो। उतार लिया होगा वैसे तो, फिर भी ये वास्तविक है, ठीक है। वास्तविक लिख लिया करो, कोई चीज में दिक्कत आती है तो लिख लिया करो, ठीक है। तो वास्तविक हो गया। अब इसके कवियों के जानेंगे अपन, कवि क्या है और इसका प्रकाशन वगैरह आदि चीजों को अपन चर्चा में लेंगे। चलो भाई आगे की ओर चर्चा करते हैं, ठीक है। चल रहा है क्या कैमरा अपना? चलिए आगे की ओर हम देखते हैं, ठीक है। चलो चलो ठीक है भाई, अपन आगे की ओर अब चर्चा करेंगे इसी में, ठीक है। मिश्र बंधु विनोद के बारे में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मिश्र बंधु क्या चीज है। ये अपना कौन से नंबर का ग्रंथ है? लगभग 4th नंबर का ग्रंथ है, ठीक है ना। क्योंकि अपन 3 ग्रंथ ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं।
लेखक भी समझ में आ गया होगा कौन सा लेखक है इसका। अगर लेखक पूछे तो लेखक कौन सा है अपना, मिश्र बंधु विनोद। और लेखक की बात कर ले भाई, लेखक कौन सा है, तो लेखक है जाएगा इसका मिश्र बंधु। ठीक है, ये क्या हो गया, ये क्या होता है। अब क्या है, ठंडा का मौसम है तो सुबह सुबह क्या है, ठंड आती है। ठंड मतलब कि कुछ बौछारें आती हैं, किसकी, ओस की, तो इसलिए इस पे क्या बोर्ड पे जम जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आगे की ओर, मिश्र बंधु विनोद के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसका सबसे पहला आप देखो काल विभाजन। काल विभाजन तो सुनो, मिश्र बंधु विनोद ने 4 काल विभाजन किए थे। 4 काल विभाजन किए, तो 4 कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सभी को पता होना चाहिए, आदिकाल से स्टार्ट होता है। आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल, और भक्ति काल के बाद क्या आता है, रीतिकाल। रीति, ठीक है, रीतिकाल। और इसका जो चौथा काल विभाजन है वो है गद्य काल के रूप में, गद्य काल। ये आपको याद रखना है। अगर पूछ ले कि गद्य काल किसके रूप में दिया था, या गद्य काल का सबसे पहले प्रयोग किसने किया काल विभाजन के रूप में, तो आपको याद रखना है मिश्र बंधु विनोद ने। ठीक है, तो सुनो, इसने जो काल विभाजन किया है, सबसे पहले इसको जो काल विभाजन था, इसको ही इसने सबसे पहले बोला था, किसने, मिश्र बंधु विनोद ने। तो इसका नाम रखा था इसने आरंभिक काल। आरंभिक काल, ठीक है, आरंभिक काल, रीतिकाल और भक्ति काल, ये 3 है, चौथे को नहीं बांटा है। ठीक है, इसके बाद इसने बोला था आरंभिक काल। अगर इसमें अपन नोट लगा ले कि जिससे अपने को देख रहे, तो गणपत चंद्र एक व्यक्ति हुए हैं जो गणपत चंद्र गुप्त। तो गणपत चंद्र गुप्त ने इसको क्या बोला है, शून्य काल। शून्य काल कहा है, शून्य काल याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई शून्य काल को आरंभिक काल पूछे कि आरंभिक काल किसने बोला है, तो आपको याद रखना है मिश्र बंधु ने बोला है। अगर पूछ ले कि आपको भाई कौन सा शून्य काल किसने बोला है, तो शून्य काल को बोलने वाला व्यक्ति कौन है, गणपत चंद्र गुप्त। ठीक है, भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल को इसने नाम दिया है माध्यमिक काल। माध्यमिक काल। माध्यमिक काल के बाद अपन चर्चा करते हैं, तो तीसरा जो काल है वो अलंकृत काल का है, अलंकृत काल। ठीक है, तीनों फॉर्मेट समझ में आ गए। इसी में देख लेते हैं अपन आगे। इस ग्रंथ को कवियों की संख्या कितनी है, अगर अपन लगभग देखें 5000, और 5000 और पृष्ठों की संख्या 2250 है ना। तो 2250 की अपन चर्चा करते हैं, तो इस स्थिति में ये जो ग्रंथ है वो काफी बड़ा हो गया है। तो इस ग्रंथ को विद्वानों ने क्या बोला है, इस ग्रंथ को संज्ञा दी जाती है इति संग्रह ग्रंथ। इस ग्रंथ को इति संग्रह ग्रंथ कहा गया। नोट ये लिख लेते हैं जिससे और सरल हो जाए। कहने वाला व्यक्ति है रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने इसको क्या बोला है, इति संग्रह। इसका मार्कर अपन थोड़ा सा दूसरा मार्कर देखते हैं, अपने पास है गया है ना, एक सेकंड। चलो ठीक है भाई, अब
अपना इंक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ठीक है, कहाँ चल रहे हैं? राम कुमार वर्मा ने इसको क्या नाम दिया? राम कुमार वर्मा ने इसको इति व्रतात्मक ग्रंथ। और ग्रंथ में कौन सा है? वर्णक्रम, ठीक है, वर्णक्रम है ना, वर्णक्रम कहा। आपको याद रखना है ये ग्रंथ कैसा है? इति व्रतात्मक ग्रंथ है। और ये इसको कहने वाला कौन है व्यक्ति? राम कुमार वर्मा, ठीक है। और राम कुमार वर्मा ने इसी को बताया कि ये कैसा है? वर्णक्रम के आधार पे। इसमें ही इंपॉर्टेंट आप डालेंगे जो अपने काम का है। इसमें सर्वप्रथम, या सीधा लिख दो, इसमें इसको सही करना पड़ेगा। इसमें सर्वप्रथम काल विभाजन व नामकरण काल विभाजन व नामकरण की प्रवृत्ति या पद्धति बोलते हैं ना, पद्धति। देखो, काल विभाजन में नामांकन की पद्धति का सफल प्रयास किया, सफल प्रयास। और सबसे पहले करने वाला है घासादातासी, सॉरी, ग्रियर्सन ने किया था सर्वप्रथम, सबसे पहले। पर वो कैसा रहा इसमें? असफल। इसी से प्रेरित होकर के इन मिश्र बंधुओं ने कौन सा कार्य किया है? जो काल विभाजन नामांकन के आधार पे, नामांकन पता है ना आप सभी को, मैंने बता रखा है। नामकरण के आधार पे इसने क्या किया है? इस पद्धति का यूज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसी में याद रखना है आपको। क्या याद रखेंगे आप इसमें? कि ये जो ग्रंथ है ना, ये पहला एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसमें परंपरागत रूप से कार्य किया गया है। सुनो कैसे परंपरागत, कैसे ही है? क्योंकि अगर अपन आज भी कोई किताब लिखते हैं या कोई भी चीज लिखते हैं, काल विभाजन, हाँ, तो कोई भी अपन नाम लिखते हैं या कोई रजिस्टर बनाते हैं, रजिस्टर में स्टूडेंटों का नाम लिखना है, या आप और कोई भी कार्य करते हैं, तो सारी चीजों को अपन सीरियल से लिखते हैं। अंग्रेजी में सीरियल बोलते हैं, हिंदी में उसको क्रम बोलते हैं या क्रमबद्ध बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस जो पद्धति का सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था, वो भी सफल, फेल नहीं है। आप किसको याद रखेंगे? जो कार्य में सफल हुआ उस व्यक्ति को, या फेल हो चुका है, फेल वालों को कोई याद नहीं रखता है, सफल वाले को। तो इसने सबसे पहले सफल प्रयास किया था मिश्र बंधु ने। तो इसको बोलेंगे अपन इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभिक, या इसको अपन बोलते हैं, अपन क्या बोलते हैं? परंपरागत। जो पुरानी चीज होती है, परंपरागत सफल प्रयास, ठीक है ना। तो इसको अपन लिखते हैं एक बार, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको लिखा रहा हूं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य का ऐतिहासिक रूप में परंपरागत इस पद्धति का सर्वप्रथम सफल प्रयास होने के कारण जैसे ही इसका सफल प्रयास हुआ है, तो इतिहास का पहला ग्रंथ बन गया ये। किसमें? इतिहास का ग्रंथ। सफल प्रयास होने के कारण हिंदी, शॉर्ट में लिख रहा हूं, साहित्य का
इतिहास का प्रथम ग्रंथ, यह है अपने काम का। इतिहास का प्रथम ग्रंथ बन गया। सुनो, हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक रूप में परंपरागत पद्धति, जो भी कौन सी पद्धति है? परंपरागत, जो पहले ही सबसे पहले अपन ने प्रयोग की है सीरियल वाइज, वो भी कैसी है? सफल रूप में, सर्वप्रथम सफल रूप में प्रयास होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ बन गया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक का। इसको अब डाल लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और है इसमें, फिर ये मिश्र बंधु विनोद का ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं ऊपर वाला आपने समझ में आ गया होगा। काल विभाजन, अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम आरंभिक काल किसने कहा है, आदिकाल को आरंभिक काल कहने वाला व्यक्ति कौन है, तो मिश्र बंधु हो जाएंगे। और मिश्र बंधु में अगर पूछ ले कि माध्यमिक काल किसने बोला है, तो मिश्र बंधु का कौन सा अगर ग्रंथ पूछ ले तो मिश्र बंधु विनोद, जो कब प्रकाशित हुआ? 1913 में। अगर पूछे रीतिकाल, रीतिकाल का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? रीतिकाल में सर्वप्रथम अलंकृत काल किसने बोला है? तो आपको याद रखना है, मिश्र बंधु ने बोला है। अगर पूछ ले शून्य काल किसे कहा जाता है, तो आरंभिक काल, या इसको अपन किस नाम से जानते हैं? बेसिक रूप में किस नाम से जानते हैं? अपन जानते हैं इसको आदिकाल के रूप में। आदिकाल को सर्वप्रथम शून्य काल कहने वाला व्यक्ति का नाम है गणपत चंद्र गुप्त। ये आपको याद रखना है विशेष रूप से। मैंने आपको साइड में लिखा दिया है, ऊपर वाले को मिटा रहा हूं क्योंकि अपने को अब क्या है, जगह चाहिए, है ना, इसलिए। चलो भाई, और एक्स्ट्रा थोड़ी जानकारी लेते हैं इसमें। आपको जानकारी हम देंगे और आप ले जाओ, ठीक है ना। तो सुनिए, मैंने आपको एक काशी प्रचारणी सभा के बारे में बताया, काशी नागरी प्रचारणी सभा, ठीक है ना, ये बताई थी ना, काशी नागरी प्रचारणी सभा। इसके बारे में अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, ठीक है ना। काशी नागरी प्रचारणी सभा के श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी व दूसरा इसका भाई है कौन सा? सुखदेव। एक सेकंड, इसको उतारिए, पहले उतार लिया क्या? मैं सबरे को मिटाऊंगा। जो अपना सुखदेव सेकंड है, इसमें सुखदेव भी है जो इसमें कार्य किया है, इसको मैं मिटा दूं। चलो उतार लो आप, नहीं उतार होगा तो। यह है बिहारी, श्याम बिहारी, और दूसरा है सुखदेव ने इसके, देखो, काशी नागरी प्रचारणी सभा के श्याम बिहारी और सुखदेव ने निरीक्षक के रूप में, इसको अपन क्या बोलते हैं? निरीक्षक के रूप में कार्य किया तथा अनेक जानकारी तथा अनेक जानकारी इसी से जुटाई, इसी से एकत्र की। समझ गए? जो काशी नागरी प्रचारणी, ये सभा के कौन बने थे? निरीक्षक बने थे, ठीक है, खोजकर्ता, निरीक्षक, जांच पड़ताल करने वाले व्यक्ति। तो इन्होंने क्या बोला है भाई, जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी चीज है, आप सारे हमारे पास लाओ। किसके पास लाओ? इन दोनों के पास लाओ, ठीक है। इन्होंने जितनी भी सामग्री है, सारे लेखक बुलाए, जितने भी, क्योंकि ये बहुत बड़े व्यक्ति थे इस समय,
ठीक है, कौन? और ये कांसी नागरी प्रचारणी सभा है जो सबसे बड़ी अपने आप में क्या है, कमांड थी। सारे जो भी लेखक हैं, कवि हैं, वो सारे इनको क्या अपने संग्रह देते, ये सारी चीज जो भी इन्हें एकत्रित कर रखी है वो सभी को क्या देते, ये जानकारी है, ठीक है ना, याद रखना। जानकारी, तो इनको सारी अपनी जानकारी जो भी एकत्रित कर रखी है, जो भी चीजें या ग्रंथ वगैरह है, इनको देते। इन्होंने अपने मिश्र बंधु विनोद में उन सभी को क्या है, ऐड किया है, जो भी सारी चीज अच्छी अच्छी लगी है, ठीक है। तो ये आपने उतार लिया होगा। इसी में अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे। या क्या बोर्ड थोड़ा ज्यादा ही गंदा हो गया है ना, इसको अपन साफ करेंगे, इसके बाद ये कंप्लीट होने वाला है। मिश्र बंधु विनोद अपना थोड़ा सा ही रह गया है। अगर इनकी चर्चा का समय देख लेते हैं तो चर्चा मतलब सॉरी, इन्होंने जो कार्य किया है, अगर इसमें कार्य देखते हैं श्याम बिहारी का, श्याम बिहारी, जो श्याम बिहारी ने कार्य किया है वो तो किया था 1900 से लेकर के 1908 तक का, ठीक है। और इसी में अगर अपन देख लेते हैं सुखदेव ने जो कार्य किया है, सुखदेव ने जो कार्य किया ना, ये क्या है 1908 से लेकर के 1916 तक, ठीक है। इन दोनों ने ये सफल प्रयास किया है, कांसी नागरी प्रचारणी सभा में ये प्रयास करने वाले दोनों व्यक्ति बने थे, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन जानेंगे मिश्र बंधु के बारे में। तो सुनिए, कुछ अलग से जानेंगे अपन तो इनको। सुखदेव हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब देखो रामचंद्र शुक्ल ने इनको मिश्र बंधुओं को, ठीक है ना, रामचंद्र शुक्ल को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा तथा इनकी रचना को सभी को याद होनी चाहिए। अपन किसकी रचना के बारे में कर रहे हैं बात, अपन मिश्र बंधु विनोद के बारे में बात कर रहे हैं। तो मिश्र बंधु विनोद की अपन ये कौन कहेगा, चर्चा कर रहा है, बात कर रहा है, अपनी बात कर रहा है रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि ये इस समय का सबसे बड़ा एक व्यक्ति है जो जानी मानी हस्ती है किसमें, हिंदी साहित्य के अंदर, ठीक है। तो ये सबसे इसने अधिकतर कार्य किया है। और आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल कहीं ना कहीं आपस में टकराते हुए कहीं ना कहीं मिलते ही रहेंगे, है ना, हिंदी साहित्य के अंदर। तो ये एक व्यक्ति है जो हर जगह अपना अपना कार्य करता है, ठीक है। सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने इनको मिश्र बंधुओं को क्या बोला है, परिश्रमी संकलनकर्ता कहा तथा इनकी रचना को इति संग्रह ये इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इति वृत्त, ठीक है। इसको क्या बोला था, बड़ा भारी संग्रह ग्रंथ कहकर संबोधित किया। मैंने आपको बताया जब इसमें कवियों की संख्या ज्यादा हो गई है, क्योंकि सारे कवि आए हैं, लगभग 5-1000 आए, पृष्ठों की संख्या अपनी कितनी हो गई, 2250 के आसपास पहुंच चुकी है ना। तो इन्होंने कार्य तो इतना शानदार किया है जैसे कि हिंदी साहित्य हमेशा एक सफल रूप में आया, इसमें सफल रूप में। और इसका जो काल विभाजन हुआ था वो चौथी पद्धति या कौन सी पद्धति, सेकंड, ठीक है ना। मैंने आपको पद्धति में लिखाई है, याद होना चाहिए, क्योंकि उन पद्धति के आधार पर सबसे पहले प्रयोग ग्रियर्सन ने किया जो कि कैसा रहा, असफल। पर इन्होंने जो सबसे पहले प्रयास किया था वो किया था बिल्कुल सटीक, एक नंबर का बिल्कुल सीधा सीधा कार्य किया था, ठीक है। यहाँ तक कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इन्होंने एक देखो मैं और लिख देता हूं इसी में, 2010 में, अरे ये कैसे 10 लिखती है, 2010 में किताब लिखी, किसने लिखी है, मिश्र बंधु विनोद ने किताब लिखी।
और इस किताब का नाम रखा गया था, कौन सी किताब थी? नवरत्न। नवरत्न के नाम से एक किताब थी जिसका प्रकाशन 2010 में, जिसका प्रकाशन किसमें हुआ? 2010 में। इसमें 10 कवियों के बारे में बताया है। ये जो रचना है इसमें क्या बताया है? सॉरी, नव है ना, नवरत्न, 10 कवि बोल दिया। नवरत्न में 9 कवियों का जिक्र है। 9 कवियों का जिक्र है। 9 कवियों के बारे में इसने चर्चा की है। और 9 कवियों के बारे में ट्रिक देखते हैं जिससे आपको याद रहेगा। ये अपने ट्रिक है जिससे अपन याद इसको कर सकते हैं। तो इसमें देखो नव कितना किया है? 9। तो इसको याद करना है। देव, मैं आपको लिखा दूंगा, देव, तुसी, त्रेटक। सुनिए, मैं आपको दे से दिख रहा है आपको, यहाँ पे देव आएगा पहला लेखक, वैसे आएगा बिहारी, ठीक है। तू से आएगा तुलसी, और इसी से आएगा सूरदास, ठीक है। अगर इसके बाद कर लेते अपन, त्रे से आ जाएगा इसमें त्रिपाठी। त्रिपाठी में 2 भाई हैं। त्रिपाठी में एक तो है भूषण, दूसरा है मोतीराम। समझ में आया? और कैसे कबीर, और अपना हो जाएगा कौन सा आता है हिंदी में, एक और आता है ना मानव विद्वान, जिसका नाम है कबीर हो गया, और दूसरा हो जाएगा केशव, ठीक है। चंद्रवरदाई, और इसके बाद है हरिश्चंद्र, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। इसको टे नहीं है, इसको अपन बोलेंगे के, तो ये जगह त्रिचक। तो कैसे, मैंने आपको 2 नाम बताए भी। फर्स्ट पे देख लेते हैं तो केशव, और सेकंड पे देखते हैं तो अपन ये हो जाएगा कबीर। अरे यार, इसको सही कर लेना, ठीक है। यह कबीर। इसमें भी जो च वाला है, इसमें 2 व्यक्ति आएंगे। एक तो आएगा अपना कौन सा? चंद्रवरदाई, और दूसरे पे आएगा भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, तो आप सोचेंगे भाई इसमें च कहाँ है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र में, तो अपन चंद्र वाला जो है इसमें च अपन बनाएंगे। तो आपका ये विनोद कंप्लीट हो चुका है, इसको उतार लीजिए, उतार लो भाई। आज जो अपनी क्लास है इसको अपन कोशिश करेंगे, ये वाला देखो वैसे लंबे लंबे आते हैं, ठीक है ना, तो इसमें लग जाता है अपने को टाइम। ठीक है भाई दोस्तों, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दो, ठीक है। जो भी चीज समझ में नहीं आती है उसका अपन बिल्कुल रिप्लाई देंगे, आपको टेक्स्ट में रिप्लाई दिया जाएगा। अगर टेक्स्ट में भी आपको समझ में नहीं आए तो अपन फिर से उसको ब्लैक बोर्ड पे एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अपन मिलेंगे क्या, अपने को तो और क्लास लेनी है आगे, ठीक है। तो अपन सारी चीजों को कंप्लीट करेंगे आज की क्लास में। लगभग मुख्य रूप से 9 ग्रंथ हैं जो अपने चौथे पे चल रहे हैं। 5th नंबर पे जो ग्रंथ आएगा रामचंद्र शुक्ल का आएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसके बाद 6वें नंबर पे आएगा हिंदी साहित्य की आलोचना। फिर और अपन आगे की ओर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, इसको उतार लीजिए। और हमारी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही है बिल्कुल अच्छे से अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो इसको लिखो, फिर अपन आगे की ओर देखेंगे भाई, ठीक है। ये अपना कंप्लीट हो चुका है, उतार लिया होगा। 5वें ग्रंथ की ओर अपन चर्चा करेंगे अभी। मैं इस बोर्ड को क्या ना एक बार क्लीन करूंगा बिल्कुल अच्छे तरीके से, फिर अपन आगे की ओर देखेंगे, ठीक है। इसको मैं फिर से साफ करूंगा, ये बोर्ड ज्यादा गंदा हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक उतार लिया, अब अपन आगे की ओर बढ़ेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, मैं इसको साफ करता हूँ।
ठीक है, तो दोस्तों यहाँ तक मैंने साफ कर लिया है और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। आपने हमने क्या एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है, वो आपको सही करना है। रीतिकाल जो मिश्र बंधु विनोद है, उसका जो काल विभाजन किया है वो 5 भागों में हुआ था, ठीक है ना। वो क्या है एकदम से गलत लिख दिया है। वो अगला जो चैप्टर आएगा जैसे 5वें नंबर का अपना होने वाला है हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप उसको सही कर लेना, थोड़ा सा उसको काटना तो नहीं है। चौथे नंबर पे आपको लिखना है जो 4 नंबर का है अफेक्ट, ठीक है। इस वाले पे लिखना है आपको परिवर्तन काल, 4 नंबर पे परिवर्तन काल। आपको हमेशा एक चीज याद रखनी है, कभी भी कोई चीज आप लिखें, ठीक है, हिंदी साहित्य हो या कोई भी हो, तो उसमें क्या 2 या 3 लाइन को आपको हमेशा गैप रखना है, जिससे आपको कोई नई चीज ऐड हो जाए, ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम करना है, जैसे आपका पेज कंप्लीट होता है, जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है, तो उसके एंड में जैसे कि हाफ पेज बचता है आधा वाला, उसको बिल्कुल छोड़ दो और नए पेज से शुरू करो। मान लो कोई नई चीज एक्स्ट्रा होगी तो एंड में अपन उसको क्या ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया परिवर्तन काल 4 नंबर पे। और फिफ्थ पे जो 5वां आएगा वो आएगा वर्तमान काल, वर्तमान काल। ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। अपना जो 5वें नंबर का ग्रंथ होने वाला है, 5वां ग्रंथ है हिंदी साहित्य का, इनको उतार लो नीचे वालों को, हिंदी साहित्य का इतिहास। इनके ग्रंथ का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसका जो प्रकाशन हुआ है 1929 में हुआ है, ठीक है, 1929 ईस्वी का। इसके जो लेखक हैं वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज आपने लिख ली है, तो मैं इसको क्या है बिल्कुल अब हटा रहा हूं। ठीक है भाई। हाँ, तो अपन शुरू करते हैं अब रामचंद्र शुक्ल के बारे में। ये इसका इतिहास ग्रंथ है, ठीक है। इसके बारे में अपन देख लेते हैं अब। 5th नंबर का है ग्रंथ। इसमें अपन देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने जो भी प्रक्रिया करी है, सबसे पहले इसका जो प्रकाशन देखते हैं, प्रकाशन 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 देखेंगे। तो प्रकाशन का जो समय है वो 1929 है, ठीक है। आपको एक 2 चीज लगा रहा हूं मैं, 1929 28, 1928 और 1929। तो देखो इसमें क्या फॉर्मेट है, वैसे तो मेन रूप से तो इसका कितना में हुआ है 29 में, ये याद रखना है। तो पर मैं दोनों को एक साथ यूं लिखा रहा हूं। देखो बैलेट तो ये है, समझ गए, 1929 वाला। और 28 में क्या हुआ था कि सबसे पहले इसका प्रकाशन किया गया, ठीक है। इसको एक निबंध के रूप में छापा गया था, जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा है उसके अंदर क्या है एक निबंध के रूप में छापा। इसकी एक पत्रिका आती है जिसका नाम है हिंदी शब्द सागर, ठीक है, उसमें। और अपन हमेशा कब इसको वैलिड मानते हैं, जब उसकी कोई पुस्तिका या कोई चीज छप जाए। तो स्वतंत्र रूप में जो पुस्तिका बनी है, इसकी किताब बनी है, वो 1929 में मानी गई है। तो ये आ गया निबंध के रूप में। मैं इसको डिटेल में लिख दूंगा अभी नीचे, निबंध के रूप में, ठीक है ना। अगर अपन बात कर रहे हैं पुस्तक के रूप में, तो स्वतंत्र स्वतंत्र पुस्तक के रूप में, ठीक है, स्वतंत्र पुस्तक के रूप में 1929 में क्या इसका प्रकाशन हुआ है। तो मैं यही लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे। तो सुनिए, काशी नागरी प्रचारणी सभा काशी नागरी प्रचारणी सभा की पत्रिका बोला है मैंने पहले भी। पत्रिका का नाम याद रखना, हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर एक पत्रिका है, हिंदी शब्द सागर में 1928 में एक निबंध के रूप में छापा, तथा 1929 में इसका प्रकाशन
एक पुस्तक के रूप में हुआ है, एक पुस्तक के रूप में हुआ। समझ गए? ये पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन हुआ है। इसका काशी नागरिक प्रचारणी सभा में एक सबसे पहले एक निबंध के रूप में आया है, और निबंध के रूप में आया था 28 में हिंदी शब्द सागर की पत्रिका में। ठीक है, ये इसका नाम है पत्रिका का। और इसके बाद जैसे अपने आती है राजस्थान पत्रिका, अलवर पत्रिका, भरतपुर पत्रिका या जोधपुर पत्रिका अपने क्षेत्र विशेष की। तो ऐसे ही ये पत्रिका है जो पूरे भारत में चलने वाली थी, हिंदी वाली। ठीक है ना? तो यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई। इसके बाद देख लेते हैं सेकंड, देख लेते हैं यहाँ तक का आप तो ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया ना? अपना कैमरा एकदम से बीच में बंद हो गया था, मैं आगे पहुंच गया पहले ही, है ना? कोई बात नहीं है, मैं आपको फिर से बता दूं। यह है अपना इसका काल विभाजन। ठीक है, काल विभाजन में सबसे पहले रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में बांटा है। पहला आता है आदिकाल, आदिकाल के बाद भक्तिकाल, रीतिकाल और गद्यकाल। ठीक है, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। इसमें देखा है किसने सबसे पहले इसको वीरगाथा काल बोला, किसको? आदिकाल को। ठीक है, बाकी का इसने एजोटेज रखा है। जो रीतिकाल है ये मिश्र बंधु विनोद, जो अपने पिछली साहित्य पढ़ा था ना, वो ग्रंथ पढ़ा, उससे इसने ये लिया है। सबसे ज्यादा मदद लेने वाले जो ग्रंथ है रामचंद्र शुक्ल ने इसे से लिया है। ठीक है, यही लिख लेता हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। शुक्ल ने अपने ग्रंथ में सर्वाधिक मदद मिश्र बंधु विनोद से ली। ठीक है, तो ये उतार लिया होगा, यहाँ तक तो आपने उतार लिया होगा उम्मीद करता हूँ। इसको मैं मिटाने वाला हूँ, आप उतार लीजिएगा, रह गए तो गलती से। अपन इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे अभी। ठीक है ना, बिना टाइम वेस्ट करे हुए। उतार लो। उतार लिया ना? चलो आगे की ओर चलते हैं अब। ठीक है, पत्रिका से संबंधित चलेंगे पहले, फिर अपन आगे की ओर इस पे चर्चा करेंगे। पत्रिका का नाम याद होना चाहिए, हिंदी शब्द सागर। ठीक है, तो हिंदी शब्द सागर से ही अपन रिलेटिव होके चलेंगे, क्योंकि यही पूरा कंप्लीट होगा। क्योंकि कनेक्शन पे कनेक्शन, मतलब कि क्या, जब टॉपिक से टॉपिक मिलता जाएगा तो जल्दी आसानी से समझ में आएगा। सही है ना? ठीक है, चलो भाई, इसको मैं मिटा लूं, ये भी कोई काम की नहीं है वैसे तो, क्यों प्रकाशन पे ही तो बात करेंगे। सुनिए, तो यहां तक हो गया अपना। अब मैं क्या बोल रहा था आपसे कि हिंदी शब्द सागर, यहां लिख दूं, हिंदी शब्द सागर घर में 3 विद्वानों ने कार्य किया। 3 विद्वानों ने
कार्य किया। सुनिए, इसका क्या मतलब है कि 3 ऐसे विद्वान हुए थे जिसने हिंदी शब्द सागर में कार्य किया। इसका प्रकाशन रामचंद्र शुक्ल का जो कौन सी हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका जो प्रकाशन हुआ था आपको याद होना चाहिए, हिंदी शब्द सागर से किया है। तो इसमें इन 3 व्यक्ति हैं जिन्होंने इसका कार्य किया था। रामचंद्र शुक्ल की मदद हुई है। तो पहले हैं अपने श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, ठीक है। नंबर सेकंड की बात कर लें तो राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। तीसरे रामचंद्र शुक्ल, तीनों याद रखने, ठीक है। और इसका लेखन जो कार्य किया था, लेखन में मदद इसके किसमें, मतलब पत्रिका है इसमें लेखन हुआ है, इसका प्रकाशन इसके लेखन में मदद की। मतलब इन्होंने तो सारा मतलब फॉर्मेट दिया है, मतलब सारा लिखने के लिए दे दिया। और लिखने का जो कार्य किया था यह है केदारनाथ पाठक, इंपॉर्टेंट है केदारनाथ पाठक। इसने इसका कार्य किया था, किसका, लिखने का। जो प्रकाशन हुआ है उससे सबसे पहले कार्य इसने किया है, ठीक है। यहां तक आ गया समझ। इसने क्या किया है, रामचंद्र शुक्ल ने अपने काल विभाजन में 900 वर्षों का 900 वर्षों में भाई जो भी प्रकाशन हुआ है, ठीक है, उससे पहले जो आदिकाल था इसने कितने वर्षों का समय माना है, 900 वर्षों का, ठीक है ना। 900 वर्षों का समय को 900 वर्षों के समय को 4 कालखंडों में बांटा, 4 कालखंडों में बांटा। मैंने कालखंड आपको लिखा दिए, अगर उसके सामने समय लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। पहला जो कालखंड है अपना आदि वाला, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे। आदिकाल का समय 1050 से लेकर के 1375 तक का, ठीक है। दूसरा जो आता है सेकंड भक्ति काल वाला, भक्ति काल का समय है 1375 से लेकर के 1700। देखो आपको कैसे याद रखना है, इसकी मैं ट्रिक बताता हूं आपको। ऊपर और नीचे का मतलब 2 काल ऐसे क्रम याद रखने हैं जो सीधा सीधा कार्य करेगा, ठीक है ना। कितना है अपना 1700। रीतिकाल, और इसके बाद आता है चौथे नंबर पे गद्यकाल। रीतिकाल में देख लेते हैं 1700 से उठा के लाओ 1700 से 900 तक, और 900 से बात कर लें तो वर्तमान काल तक, ठीक है। सुनिए, आपको कौन से याद रखना है, स्टार्टिंग वाला याद रखना है 1050 से 1370 तक। इसके बाद याद रखना है रीतिकाल का 1700 से लेकर 2900। इसका बीच का जो समय है वो ऑटोमेटिक आपसे जुड़ जाएगा। कितना मैंने बोले 1050 से लेकर के 1375 तक। तो 1375 आप यहाँ ले आएंगे और 1375 ये अगला आपको याद है 1700 से लेकर के 1900। तो 1700 को आप पीछे फॉर्मेट में रख देंगे, 1900 का आगे, और वर्तमान समय आपका कंप्लीट, ठीक है ना। आगे समझ, यहां तक आ गया क्या। चलो आगे बात कर लेते हैं अपने रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को 3 भागों में बांटा। तो देखो इसने 3 भागों में बांटा है, किसको, रीति को। रीति मतलब कि जो लगातार चलती हुई आ रही है, ठीक है ना।
किसने बांटा है? रामचंद्र शुक्ल के जो समय था, ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसमें तीन मतलब एक व्यक्ति हुआ है जिसका नाम है विश्वनाथ। विश्वनाथ के साथ क्या है, इसने तीन भागों में बांटा है। किसने? तो यहाँ पर आपको लिखना है रामचंद्र शुक्ल के, ऐसा लिखो, शुक्ल के समय, शुक्ल के समय रीतिकाल को तीन भागों में बांटा। और बांटने वाला व्यक्ति मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, विश्वनाथ मिश्र। हाँ, विश्वनाथ मिश्र। और इसने तीन भागों में कौन से बांटा है? एक तो है अपना रीति मुक्त, दूसरा है रीतिबद्ध, तीसरा है रीति सिद्ध। ठीक है, ये तीनों हो चुके हैं। इसके बाद अपन देखेंगे और काम की चीज, लिख लो इतने। ठीक है, अगर इसमें और अपन देखते हैं तो रामचंद्र शुक्ल ने एक पद्धति का यूज किया है, शॉर्ट में लिख दूं, शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया। पद्धति का प्रयोग दोहरा नामांकरण में किया, नामकरण के रूप में किया। इसकी दोहरा पद्धति कौन कौन सी है मैं आपको यहीं लिख देता हूं। पहली है, देखो, एक तो होता है ग्रंथ की प्रसिद्धि के कारण, ग्रंथ की प्रसिद्धि, जैसे जिसका ग्रंथ प्रसिद्ध हुआ, जिसका जैसे ग्रंथ प्रकाशित हुआ और उसका क्या प्रकाशन होगा तो उसको पढ़ेंगे लोग, जनता। तो प्रसिद्धि का कारण, जिसकी प्रसिद्धि पहले हुई है तो उसका प्रकाशन भी पहले होगा। दूसरा तत्कालिक या तत्कालीन। ठीक है, तत्कालीन प्रवृत्ति, जो भी घटनाएं हुई हैं, किसी का जन्म हुआ है, मरण हुआ है, जो भी चीज हुई है उसके आधार पे इसने दोहरे पद्धति का प्रयोग किया है। तो यहाँ तक उतारिए, फिर अपन आगे की ओर और देखेंगे। अब अपन जानेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन कौन सी पुस्तकों का प्रयोग लिया था, मतलब प्रयोग किया है किसमें, अपने इस इतिहास ग्रंथ को बनाने में। साथ में अपन देखेंगे और छोटी मोटी चीजों को। ऊपर वाला उतार लिया होगा, ये आपने उतार रखा है, बस ये तो आपको समय याद रखना है। ये नीचे वाला पॉइंट ही आपका नया है ना। चार खंडों को कितने समूह के आधार पर बांटा था? 9 से जो कालखंड है, 9 सा समय का जो काल विभाजन है वो कितने में किया है? 4 भागों में। शॉर्ट में लिख दिया इसलिए मैंने। अब सुनते हैं अपन आगे की ओर। इतिहास ग्रंथ थोड़े बड़े होते हैं, जैसे ये टॉपिक का आगे की ओर बढ़ेंगे ना, जैसे ये टॉपिक का हाल फिलहाल में कुछ टाइम में खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अपना काल विभाजन, उसके बाद अपन थोड़ी थोड़ी आगे जैसे ही अपन और बढ़ेंगे उसमें, तो आपको उसमें क्या थोड़ा इंटरेस्ट आएगा, तब आपको समझ में आएगा ये चल क्या रहा है। ठीक है ना। तो इसका तो बेस है ना वो हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ है काफी कठिन समय से हुआ है, मतलब पूरी कठिनाइयों से निकल करके जब ये आपके सामने है, जो आज के सामने अपन जो चीज पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो भी चीज अपन पढ़ रहे हैं पहले सेम ऐसी नहीं थी, पहले क्या अलग अलग ही
पहले प्राकृत के भाषा में कुछ अपभ्रंश थी, अपभ्रंश जिसमें दो दो बोलियों का प्रयोग हो जाता, जैसे कि खड़ी बोली है जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिंगल पिंगल के रूप में जानते हैं, जो मधुर हो गई है, ठीक है, वो क्या होगी, डिंगल या पिंगल, वो कहलाएगी पिंगल, है ना। और डिंगल थोड़ी हार्ड होती है, तो इसको अपन चर्चा कर लेंगे बाद में। यहां लिखते हैं रामचंद्र, रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में, अपने ग्रंथ में निम्न निम्न पुस्तकों की मदद ली, पुस्तकों की मदद ली। अब इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें ली हैं, नंबर एक सबसे पहले तो लिए मिश्र बंधु की, जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया है मिश्र बंधु विनोद, ये पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद। नंबर सेकंड, ये लिख रहा हूं ऐसे या ऐसे, चलो ऐसे लिख लेते हैं। नंबर सेकंड ब्रज माधुरी। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, तो हिंदी, इसके दो नाम है, हिंदी को विद, या इसको अपन बोल सकते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, हिंदी हिंदी कवि, हिंदी कवि रत्नमाला। नंबर 4 सॉरी, ये है चौथे नंबर की जो बुक है अपनी, वो हो जाएगी कविता कौंदनी के नाम से, ठीक है ना। इसको अपन उल्टा लिख रहे थे, कविता कुमुदनी, मोदी, कविता कुमुदी। ये क्या है, अपन थोड़ा गलत कर रहे हैं ना, इसकी मात्रा को अपन मिस्टेक कर रहे हैं। एक सेकंड लिखूं मैं पहले, कुमुदी है ना, क्या है उच्चारण में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। ये है सही। ये 4 कविताओं की मदद ली है इसने, किसने, रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बारे में अपन जानेंगे एक्स्ट्रा जानकारी। अब सबसे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, द्विवेदी ने इसके बारे में कहा, किसके रचना के बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को पिटारी से बाहर निकाला, इसमें आगे मात्रा आएगी निकाला, ठीक है। इसने पहली बार इसके बारे में पक्ष में बात की है कि जो रामचंद्र है ना, रामचंद्र ने सबसे पहले हिंदी साहित्य को क्या एक पिटारी से निकाला है, मतलब कि ये क्या बिल्कुल लंबे समय से जो कोई समझ नहीं रहा आदिकाल को, कोई उल्टी बात करता है, कोई कुछ कहता है, ठीक है ना, तो जो सामने वास्तविक रूप में लाने की कोशिश की है वो रामचंद्र शुक्ल ने की है, इसका भावार्थ ये है, ठीक है ना। इसमें ही बात कर लेते हैं अपन स्टार लगा के। अगर अपन बोलेंगे, सुनो, काव्य शास्त्र को, काव्य शास्त्र में मम्मट का स्थान सर्वोच्च है, वैसे ही रामचंद्र का, हिंदी साहित्य में
है। जैसे कि सुनो, काव्य शास्त्र में सबसे टॉप में क्या है? सबसे टॉप में मोहम्मद का काव्य शास्त्र में सबसे पहले विशेष रूप से क्या है? योगदान सबसे ऊंचा स्थान है। और हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर बात करें, हिंदी साहित्य लिख दिया है ना, ये है हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य इतिहास में है। और ऐसे ही हिंदी साहित्य के जो इतिहास है, रामचंद्र शुक्ल का स्थान कैसा है? विशेष। तो इसमें आपको याद रखना है, स्टार लगा रहा हूं, अगर आपसे पूछे हिंदी साहित्य इतिहास का पितामह रामचंद्र शुक्ल है। रामचंद्र शुक्ल कौन सा है इसका? पितामह मतलब कि गॉडफादर, जिसने सबसे पहले इसको क्या है? उच्चतर रूप में ढाला है। ठीक है ना? ये इसका फॉर्मेट हो गया है, लिख लिया क्या? बस एक और लास्ट लाइन बच रही है, उसको भी लिख दो क्या? एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम है एर्नाल्ड अल्डोल, है ना? अर्नोल्ड, इसको भी लिख लेते हैं, ये काम किए। तीसरे नंबर पे एक व्यक्ति है एडान अर्नोल्ड, एर्नाल्ड अल्डोल की एक पुस्तक है भाई, पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया। इसका नाम आपने सुना होगा, द लाइट ऑफ एशिया का अनुवाद रामचंद्र, या शॉर्ट में लिख दूं, शुक्ल ने हिंदी में किया। और नाम बुद्धि चरित्र रखा। बुद्धि चरित्र रखा। ये हो गया आपका 5वें नंबर का ग्रंथ। ठीक है ना? कंप्लीट है, उतार लीजिए। ठीक है भाई, है ना? समझ में आ गया होगा आज का। ठीक है भाई दोस्तों, समझ में आ गया? अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए, कमेंट में जरूर डालना। ठीक है? रिप्लाई जरूर मिलेगा, चाहे टेक्स्ट में मिले, चाहे अगली क्लास में आपको सामने मिलेगा। ठीक है? अपने दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाओ, जिससे जल्दी से जल्दी हाथ से जुड़े, वरना कोर्स अपना स्टार्ट हो चुका है, वरना इतना आगे चले जाएगा, उसको कवर करना कैसे हो जाएगा? बिल्कुल हार्ड हो जाएगा, समझ नहीं पाएगा इतना, क्योंकि टाइम अपने पास कम होगा और पढ़ने के लिए ज्यादा मैटर हो जाएगा, तो दिक्कत आती है। ठीक है ना? तो ये आप शानदार तरीके से बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट के रूप में चल रहे हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। और शॉर्ट नोट से लिखा है, ना कि कोई अपन क्या बना रहे हो, कोई पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ तो एक लाइन के 4 बन जाएंगे। तुम भी देख रहे हैं मिश्रबंध विनोद का सबसे पहला प्रयोग, और अपने रूप में या अपने ग्रंथ में इसे रामचंद्र शुक्ल ने मदद ली, और अपने इसका नाम रखा था क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। एक लाइन को 4 बार घुमा देंगे तो वो वेस्ट है। इससे बढ़िया छोटी छोटी सिंगल लाइनों में ऑप्शन टाइप में रूप में अपन चल रहे हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी क्लास समझ में आ गई होगी। अपने कुछ 2-4 पॉइंट और बच रहे हैं इसी के, और इसी के साथ ये वाला टॉपिक फर्स्ट वाला ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? उम्मीद करेंगे जो अपनी अगली क्लास है उसमें अपन इसको बिल्कुल कैसे कर देंगे, समाप्त कर देंगे, बिल्कुल ये टॉपिक फर्स्ट वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो अपने दोस्तों तक पहुंचाए, हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों तक। ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जय हिंद, जय भारत भाई।